स्टूडेंट, आज हम नए लेसन के बारे में पढ़ेंगे। इसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी, तो क्या है रासायनिक बल गतिकी? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग तथा उस पर पड़ने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, वही रासायनिक बल गतिकी कहलाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत या रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत अभिक्रिया के वेग तथा उस पर पड़ने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत। अब जो है अभिक्रिया का वेग, इसमें क्या है? अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया की दर या वेग एक ही बात है। रेट ऑफ रिएक्शन, हाँ, वेलोसिटी। अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर क्या होता है? अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर इकाई समय में या एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही अभिक्रिया की दर कहते हैं। एकांक समय में या इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग कहते हैं। वेग बराबर होता है अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। अभिकारक की वेग बराबर क्या होता है? अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। तो ये क्या है? अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग। इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इसके बाद है औसत वेग। औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेग, औसत वेग क्या होता है? निश्चित समयांतराल में, ठीक है, निश्चित समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही औसत वेग कहते हैं। निश्चित समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही औसत वेग कहा जाता है। औसत वेग बराबर होता है, औसत वेग यहाँ वेग बराबर ही लिखें, अभिकारक या उत्पाद या अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। ठीक, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा क्या हो जाएगा? समय। अब इसको ध्यान दीजिए, वेग बराबर, अब इसको हम समझें, या जो है वेग बराबर हो जाएगा डेल्टा R अपान डेल्टा T। कहने का मतलब अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा रिएक्टेंट और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन में लगा समय क्या हो जाएगा? डेल्टा T। यही जब प्रोडक्ट के लिए हो जाएगा, उत्पाद के लिए हम लिखेंगे, तो यही अभिकारक के बजाय क्या हो जाएगा? उत्पाद
की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय बराबर डेल्टा पी अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा टी वहां पर हो जाएगा। अब इस चीज को हम समझें कि कैसे यहाँ इसको हम वेग को और किस तरह से इसको लिख सकते हैं। यहाँ कुछ देखिए आप, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है, वो जा करके प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा, आर एरो पी, अभिकारक जो है जा करके प्रोडक्ट का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। तो यहाँ हम जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 10 अणु है, तो ये जो है और समय यहाँ पर 0 है, तो अब समय 0 है, टाइम 0 है, तो प्रोडक्ट का निर्माण होगा नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन होने में कुछ टाइम तो लगेगा। तो जब टाइम 0 रहेगा तो इस टाइम पर प्रोडक्ट कितना होगा, 0 रहेगा। यदि हम T1 पर देखें, T बराबर कितना हो जाए 1, तो मान लेते हैं कुछ तो प्रोडक्ट बनेगा, कुछ समय बीतेगा, अभिक्रियाएं आपस में होंगी तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा, और जब कुछ प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ इसकी मात्रा क्या आएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो गया कितना 2। फिर मान लीजिए कुछ और समय बीता, थोड़ा नजदीक लिखते हैं, T बराबर 0, T बराबर 1। अब T2 पर मान लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4। ये मान लीजिए कुछ और टाइम बीता तो यहाँ पर मात्रा और परिवर्तित होगी, और कुछ समय बीता तो यहाँ पर मात्रा और क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। और ये जो परिवर्तन होगा ये लगातार एक स्थिर अनुपात में होगा, जितना यहाँ पर बढ़े जो बढ़ेगा वहाँ ठीक उसी तरह से यहाँ पर उतनी ही मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। T5 पर देखें तो ये 0 और ये जाकर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसको ध्यान समझिए, वेग बराबर अब लिख सकते हैं अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। जैसे इसको हम मान लें R1 हो गया, इस टाइम पर ये T1 हो गया, और ये जो है इस टाइम में मतलब एक निश्चित समय अंतराल में इसके R के कितनी वैल्यू हैं 8। और जब कुछ समय बीता हम मान लेते हैं ये जो है ये इसको हमने मान लिया, क्या मान लिया T2, मतलब एक निश्चित समय अंतराल माना जा रहा है, कितने समय अंतराल में कुछ अभिकारक कुछ उत्पाद में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ जैसे है ये हो गया R1 और इसको हमने मान लिया कितना R2 हो गया, और टाइम हमने जैसे मान लीजिए मान रहे हैं ये कितना हो गया 2 हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं वेग बराबर R2 माइनस क्या लिखा जा सकता है R1, R2 अपान क्या हो जाएगा R1 बटे, अब इसको क्या लिख सकते हैं निश्चित समय अंतराल, और वो समय अंतराल कितना है T1 से T2, तो ये हो जाएगा T2 माइनस क्या हो जाएगा T1, T2 माइनस क्या हो जाएगा T1। अच्छा यही है यदि हम प्रोडक्ट के लिए लें, यहाँ यदि इसी को हम के लिए ले लें प्रोडक्ट के लिए ले लें, तो यहाँ हमने मान लिया कितना P1 और इसी पर प्रोडक्ट क्या हो गया P2। तो जब प्रोडक्ट के लिए उत्पाद के लिए लिखा जाएगा तो वेग बराबर क्या हो जाएगा P2 माइनस P1 अपान P2 माइनस क्या हो जाएगा P1 हो जाएगा यहाँ पर। अब ये जो है P2 माइनस P1 अपान P2 माइनस P1। अच्छा अब यहाँ यदि हम ज्ञात करना चाहें, क्या देखें इसमें जो एक निश्चित समय अंतराल में उत्पाद और अभिकारक में जो परिवर्तन आता है वो क्या है, उसको हम ज्ञात करते हैं, औसत वेग उसका ज्ञात करते हैं। तो यहाँ औसत वेग मान लीजिए हम निकाल रहे हैं, तो R2 रिएक्टेंट 2 यहाँ अब कितना आ गया 2 माइनस R1 की वैल्यू कितनी है 8 बटा T2 पर ये कितना है 4 माइनस कितना है 1 बराबर हो जाएगा कितना -6/3 बराबर कितना हो जाएगा -2। यहाँ पर अब प्रोडक्ट के लिए यदि हम ज्ञात करें तो P2 माइनस क्या हो जाएगा P1, मतलब 8 माइनस कितना 2/4 माइनस 3
बराबर 6/3, तो ये कितना आ जाएगा 2। तो कहने का मतलब एक निश्चित समयांतराल में अभिकारक की जो सांद्रता परिवर्तित होगी जाकर के कुछ निश्चित समय अंतराल में कुछ उत्पाद का निर्माण होगा। तो उत्पाद का निर्माण जो है जितने बनेंगे उतने ही आर में घटेंगे, जितना यहाँ पर बनेगा निर्माण होगा उतनी ही निश्चित मात्रा में यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। इसीलिए ये जो इसकी जो प्रोडक्ट के लिए वैल्यू है वो प्लस में है और इसके लिए किसमें है, माइनस में है। ये दोनों के मान जो आएंगे लगभग बराबर रहेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पर निर्माण हुआ प्रोडक्ट उत्पाद क्योंकि बना इसलिए प्लस रहेगा, और यहाँ पर क्योंकि उतनी ही मात्रा में उसका क्षय हुआ कम हुआ तो वो जो है माइनस में रहेगा। तो प्रोडक्ट के लिए लिखा जाएगा P2 - P1 बटे T2 - T1। इस तरह से ये औसत वेग जो है उत्पाद के लिए हम लिखते हैं, और अभिकारक के लिए R2 - R1 अपान T2 - T1। अब इसके लिए यदि मान लीजिए ये प्लस में है तो इस वैल्यू को मान लीजिए आपको प्लस बनानी है, तो इसको प्लस करने के लिए आपको क्या करना होगा, हम यहाँ पर पूरे का क्या कर दें, माइनस कर दें। यहाँ पर पूरे में क्या लगा दें, माइनस लगा दें, तो ये हो जाएगा माइनस और लास्ट में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ से एक वेग हमें यहाँ पर एक 2, तो यहीं से ही हमें क्या लेना होगा, माइनस लेना होगा। तो कहने का मतलब ये है यदि अभिकारक के लिए आपको औसत वेग लिखना होगा तो माइनस के साथ लिखा जाएगा, ठीक है, इसके साथ लिखा जाएगा, माइनस के साथ लिखा जाएगा। और यदि जो है यही क्या नाम है उत्पाद के लिए होगा, प्रोडक्ट के लिए होगा, तो किसके लिए क्या लिखा जाएगा, तो वो मतलब डायरेक्ट ये मतलब प्लस के साथ लिखा जाएगा। प्लस तो चूंकि यहाँ पर रहता ही है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है रिएक्टेंट के लिए होगा तो माइनस साइन के साथ लिखा जाएगा, और ये प्रोडक्ट के लिए रहेगा तो डायरेक्ट इस तरह से ये लिखा जाएगा। तो ये है अभिक्रिया का वेग हो गया और अभिक्रिया का जो है औसत वेग, ये दो चीज़ों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। हम जो है इसके बाद है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। कौन से ऐसे कारक हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अभिकारक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। कौन से ऐसे कारक हैं जो कि अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में यहाँ पर हम बताते हैं कौन से ऐसे कारक हैं। तो पहले है यहाँ पर मान लेते हैं ताप का प्रभाव। पहले तो ये जाने अभिक्रिया होती कैसे है। टक्कर सिद्धांत के अनुसार कोई भी अभिकारक उत्पाद में तब बदलता है जब अभिकारक अणुओं के मध्य टक्कर होती है, और यही जब अभिकारक अणुओं के मध्य टक्कर होती है तभी जा करके आपस में टकराते हैं, फिर इनके टक्करों के फलस्वरूप ही जा करके उत्पाद का क्या होता है, निर्माण होता है। पर यह भी एक बात होती है कि ये विभिन्न प्रकार के जो अणु होते हैं इन सभी अणुओं में ये आपस में ये जो है टक्करें नहीं पाई जाती हैं। केवल कुछ ही निश्चित अणुओं में जो है ये टक्करें पाई जाती हैं, उन्हें जो है सक्रिय अणु कहा जाता है। सक्रिय अणुओं के मध्य जो है ये टक्करें क्या होती हैं। अब जो है देखिए ताप का प्रभाव। ताप बढ़ाने से क्या होता है, ताप यदि हम बढ़ा दें तो क्या होता है, हम जानते हैं ताप में वृद्धि करने से अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि हो जाती है। तो जब ताप वृद्धि किया जाएगा तो ये जो अणुओं की एनर्जी है उसमें गतिज ऊर्जाएं हैं इसकी बढ़ जाएंगी, और जब गतिज ऊर्जाएं बढ़ जाएंगी तो इधर उधर ज्यादा गति करेंगे, और ज्यादा गति करेंगे तो इनके मध्य जो प्रभावित टक्करें होंगी उन टक्करों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, और ये टक्कर ज्यादा होगा तो अधिक टक्कर होने के कारण से अधिक प्रोडक्ट का क्या होगा, निर्माण होगा। कहने का मतलब ताप में वृद्धि करने से अभिक्रिया का जो वेग होता है वो भी बढ़ जाता है। इसके बाद है सांद्रता। सांद्रता का क्या प्रभाव होता है हम जानते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई ये है जार है,
इसमें अभिकारक अणु है, तो यदि सांद्रता और बढ़ाई जाए, यहाँ पर इसको बढ़ाया जाए, तो कहने का मतलब यदि इसमें हम मान लेते हैं पहले जो टकराने वाले अणु थे सक्रिय अणु मान लेते हैं हम 10 थे, तो यदि कुछ और इसमें इसकी सांद्रता को, इसके गाढ़ेपन को और बढ़ा दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है जो सक्रिय अणु होंगे उनकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी। और यदि सक्रिय अणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाएगी तो जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय अणु होंगे तो उनके मध्य टक्करें भी ज़्यादा होंगी, और अधिक टक्कर होगी तो उत्पाद का निर्माण ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सांद्रता का परिवर्तन करने से भी अभिक्रिया का जो वेग होता है वो भी बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार से दाब परिवर्तन का प्रभाव हुआ। दाब का जो प्रभाव होता है, हम जानते हैं कि जब दाब बढ़ाया जाता है, दाब बढ़ने से आयतन में क्या आती है, कमी आती है। जब दाब बढ़ता है तो आयतन में क्या आती है, कमी आ जाती है। जब दाब बढ़ाया जाएगा तो आयतन क्या होगा, कम होगा। और यदि मान लीजिए आयतन कम होगा, जैसे हम मान लें यहाँ पर पहले जो अणु हैं बहुत दूर दूर हैं, अब इसके बाद यहाँ ऊपर से प्रेशर को बढ़ाया जाए, तो जब प्रेशर को यहाँ पर बढ़ा दिया जाएगा, जाहिर सी बात है कि यहाँ तक प्रेशर हो जाएगा, तो ये सारे जो अणु अभी यहाँ तक फैले थे वो केवल यहाँ तक रह जाएंगे। और इसके कारण से क्या होगा, जो सक्रिय अणु होंगे वो पास पास नजदीक नजदीक आ जाएंगे। आयतन बढ़ने से दाब बढ़ने से आयतन में कमी आ जाती है, जिसके कारण से अणु पास पास आ जाएंगे और उनके मध्य टक्कर अधिक होगी, और ज़्यादा जितनी अधिक टक्कर होगी उतने से ज़्यादा उत्पादों का क्या होगा, निर्माण होगा। मतलब दाब वृद्धि करने से भी अभिक्रिया के वेग में, अभिक्रिया का जो वेग होता है वो बढ़ जाता है। इसके बाद है उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक का क्या प्रभाव होता है, उत्प्रेरक मिलाने से क्या होता है, उत्प्रेरक मिलाने से अणुओं की जो सक्रियण ऊर्जा होती है उसकी सक्रियण ऊर्जा में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, जिसके कारण से जो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो बढ़ जाता है। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, अभिकारक अणुओं में उपस्थित वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिक्रिया होने के लिए आवश्यक होती है उसी को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अभिकारक अणुओं में उपस्थित वह अधिकतम ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं के मध्य उपस्थित होती है उसी को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो क्या होता है कि जब उत्प्रेरक मिलाया जाता है तो उत्प्रेरक मिलाने से सक्रियण ऊर्जा का जो मान होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण से अभिक्रिया का जो वेग होता है वो भी बढ़ जाता है। तो ये जो है कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसके कारण से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ताप वृद्धि करने से भी बढ़ जाता है क्योंकि टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। सांद्रता का परिवर्तन करने से अभिकारक अणुओं में, अभिकारक के जो अणु होते हैं उसमें वृद्धि हो जाती है, इसके कारण से सांद्रता बढ़ जाती है। दाब बढ़ाया जाता है तो आयतन में कमी आ जाती है, जिसके कारण से प्रभावित टक्करों की संख्या में वृद्धि आ जाती है और नजदीक नजदीक आ जाते हैं, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। ठीक इसी तरह से उत्प्रेरक मिलाने से जो अभिकारक अणुओं की जो सक्रियण ऊर्जा होती है उसमें कमी आ जाती है, और सक्रियण ऊर्जा का मान कम होने के कारण से अभिक्रिया का जो वेग होता है वो बढ़ जाता है। धन्यवाद।